1608 कैप्टन हॉकिंस भारत आया हेक्टर नामक जहाज में, ब्रैकेट में लिखे। तो कैप्टन हॉकिंस, एक्चुअली अपन जब जो मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद में भारत से व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड से एक ऑफिशियल व्यक्ति आया और उसका नाम था हॉकिंस। उसका नाम क्या था? हॉकिंस। तो ये हॉकिंस इंडिया आया, और कौन से जहाज में आया था? हेक्टर नामक शिप के अंदर ये जो है वो सब इंडिया आया, और यहां पर आकर ये 1609 में आगरा में जहांगीर से मिला। अब हॉकिंस के बारे में अपन है ना सिंपल सी बातें देख लें कि साहब हॉकिंस जो है वो, हॉकिंस को एक तो फारसी भाषा का नॉलेज था, और इसी कारण से हॉकिंस को भेजा गया था, कहा कि भाई हॉकिंस तू जा। तो हॉकिंस आया 1608 में, ये सूरत पे उतरा, ठीक है, और सूरत पे उतरने के बाद में इसने कुछ महीने तक सूरत के अंदर रहकर सब है ना जितने भी भारतीय जो तौर तरीके होते हैं उनको सीखा कि भाई अपन जो भी जहांगीर के दरबार में जाएंगे कैसे अभिवादन करेंगे, कैसे मिलेंगे वगैरह, ये सब इसने सब कुछ सीखा, और सीख के 1609 में ये जहांगीर से मिला आगरा के अंदर। अब इसको फारसी भाषा आती थी। तो अपने देखो भारतीयों की एक मानसिकता होती है, भारतीयों की जो होती है कि अपन गोरा देख के राजी हो जाते हैं। तो जैसे जहांगीर को बताया गया कि एक गोरा आपसे मिलने के लिए आ रहा है, तभी जहांगीर राजी हो गया। जहांगीर को लगा अच्छा गोरा आएगा। अब जहांगीर के दिमाग में वही प्रश्न थे जो एक आम भारतीय के दिमाग में होते हैं कि गोरे क्या खाते हैं, गोरे क्या पीते हैं, गोरे क्या बोलते हैं, गोरे कैसे रहते हैं, गोरे गोरे होते हैं। तो आप कभी देख लो कि भाई आप जहां के भी निवासी हो वहां आसपास पर किसी भी जो है ना मॉन्यूमेंट पे चले जाओ, और उस मॉन्यूमेंट पे आप देख लो कि साहब वो जो लोग है ना जाते तो मॉन्यूमेंट देखने के लिए, लेकिन उसके बाद अंदर जैसे सब है ना गोरा देखते हैं ना, तो उसके बाद में एकदम से भारतीय जो है वो गोरों के बारे में ही बातें करते रहते हैं। तो गोरे तो पूरा मॉन्यूमेंट देख देख के आ जाते हैं बाहर, और वो भारतीय गोरों को देखते देखते आ जाते हैं बाहर। फिर गोरों के साथ गोरियां हो तो फिर गोरों है ना भारतीय तो वैसे ही अरे यार कोई खाए कोई पिए की कर रहे हैं काना रो आया और करने तरह पया क्यों है, मतलब कई सवाल दिमाग में। तो खैर जहांगीर को भी जब पता लगा कि साहब हॉकिंस आ रहा है, तो जहांगीर एक्साइटेड हो गया, और जहांगीर को लगा चलो कल अपन इससे बात करेंगे। अब जैसे हॉकिंस दरबार में आया तो हॉकिंस ने आते ही अभिवादन किया, और जो अभिवादन किया वो पूर्णतया इस्लामी तरीके से किया था। 4 तस्लीम, मतलब हाथ यूं रख के और 4 बार कहा साहब आवाद आवाद आवाद। तो एकदम से जहांगीर को लगा ले यार इसमें तो क्या है, ये तो है तो गोरा, पर ये तो बिल्कुल हरकतें वैसी कर रहा है जैसे हम लोग करते हैं। तो इसने वैसे किया। इसके जो हॉकिंस के कपड़े भी बिल्कुल भारतीयों वाले पहने हुए थे, है ना, टिपिकल रूप से। तब यूं जहांगीर का मूड ऑफ हो गया। जहांगीर को लगा यार ले यार ये तो अपनी तरह ही है। अब उसके बाद में सीधा ये जैसे हॉकिंस बोला तो साहब हॉकिंस फारसी भाषा में ही बोला, वरना यूं इसको लगा था है ना जहांगीर को कि ये पता नहीं कुछ तगड़ा ही बोलेगा शानदार, लेकिन फारसी भाषा में बोला। जहांगीर का मूड ऑफ हो गया। जहांगीर ने कहा चलो चलो ठीक है, मैं एक्चुअली तुम्हारी बात है ना सारी बातें समझ रहा हूँ मिस्टर हॉकिंस, लेकिन अपन कल इसके बारे में बात करते हैं। तब हॉकिंस ने कहा चलो सर ठीक है थैंक यू, पर वो कल कभी आया ही नहीं। हॉकिंस ने नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे 3 साल तक वेट किया इस बात का। 3 वर्ष, याद रखना आप, 3 साल तक वो हमेशा जहांगीर से मिलता है। जहांगीर से कहता कि सर मुझे एक्चुअली व्यापारिक रियायतें चाहिए, मैं कंपनी की तरफ से आया हूं, प्लीज मुझे कुछ जवाब तो दो। तभी एक मतलब है ना हमेशा ही जहांगीर कहता है एक्चुअली अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, अपन कल बात करें। अब एक्चुअली हॉकिंस ने भी दिमाग लगाया। हॉकिंस को लगा कि भाई जहांगीर जो है वो शराब पीता है, तो फिर इसको लगा क्यों ना अपन भी शराब पीना स्टार्ट करते हैं, ताकि दोनों साथ में बैठ के शराब पियेंगे और अपन शराब के बहाने से इससे व्यापारिक रियायतें प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जहांगीर इतना लेना बड़ा नहीं था। वो अपने एक कहावत है ना कि बुआ इतनी बड़ी नहीं बेपार हम घी घी गले, मतलब बुआ इतनी भी सीधी नहीं है कि अपने आए हुए भतीजों को दोपहर के खाने के अंदर घी डाले। घी शाम को ही सर्व होगा, और वो भी कभी कभार। तो वो हॉकिंस हमेशा प्रयास करता। हॉकिंस इसके साथ में बैठ के जो है वो सब इसके साथ मतलब है ना साथ में बैठ के इसके साथ में पार्टी करता, और फिर कहता सर वो व्यापारिक रियायतें। तब जहांगीर कहता नहीं नहीं अब भी नहीं, व्यापारिक रियायतें और कभी। आज एक्चुअली क्या है अपन लोग थोड़ा है ना ज्यादा नशे में, और कभी बात करेंगे जब अपन सादे होंगे। तब इसको 3 साल बाद में हॉकिंस फाइनली इससे मिलता है वापस जहांगीर से, कहता है भाई आप व्यापारिक रियायतें दोगे या नहीं, ये आप बताओ। तब इसने कहा कि नहीं यार सॉरी। तो कहते हैं हॉकिंस वापस चला गया। हॉकिंस वापस चला गया, और उसके बाद में बेचारा मर भी गया था वो 1 साल बाद में इस टेंशन से ही। उसके बाद में 1600, हालांकि जहांगीर ने इसे 400 का मनसब भी दिया था, ठीक है। तो 1615 के अंदर सर टॉमस रो इंडिया आया, और ये 1616 के अंदर अजमेर में जहांगीर से मिला था। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना, भले आपका बैच पीएसआई का हो या आरएस का हो, कोई मायने नहीं रखता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कि हॉकिंस को व्यापारिक रियायतें नहीं मिली, और हॉकिंस के बाद में आया सर टॉमस रो। ये 1615 में इंडिया आया और 1616 में ये जहांगीर से मिला, पर कहां पे मिला? अजमेर में मिला। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इसको आप गांठ बांध लेना आप आज, ठीक है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि आपके जो इंटरव्यू होते हैं ना, वो होते हैं अजमेर के अंदर। और जब आप इंटरव्यू के अंदर आजकल आप है ना, जब आप इंटरव्यू देने के लिए अजमेर जाते हो, तब आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि एक बात बताओ, अजमेर कब आए? तब आप कहते हो सर पहली बार या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम, जो भी मैं तब आया। अच्छा कहाँ पे रुके? तो सर वहां वहां पे रुका। तो अच्छा 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 बच्चों है ना, वो जो सब है ना, अजमेर के इतिहास के बारे में बताओ कुछ। तो जब आप लोग अपने इतिहास में दिमाग के घोड़े भगाते हो, तो आप लोगों के दिमाग के घोड़े जो है वो जाकर कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान पे अटक जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान से आगे बढ़ते ही नहीं। आपको लगता है पृथ्वीराज चौहान है ना समाप्त, मतलब अजमेर का इतिहास समाप्त। तो उसके बाद में आदमी कहता है सर वो पृथ्वीराज चौहान, तब वो आगे वाला इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य जिसने आपसे जो है ना प्रश्न पूछा था, वही आपसे कहेगा हाँ ठीक है पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग सब जानते हैं, वे पृथ्वीराज चौहान का क्या क्या योगदान, और कुछ बताओ। तब आदमी कहता है सर और तो क्या है, यहाँ पे एक्चुअली एक जो पुष्कर है पास में। तब कहता है हाँ ठीक है, पुष्कर के बारे में हम जानते हैं। फिर आदमी कहता है यहाँ पे दरगाह है, तो हाँ ठीक, और भी जानते हैं, और बताओ। तब आदमी कहता है सर और तो नहीं पता। वो एक्चुअली आपके मुंह से कहीं न कहीं सुनना चाहता है। ये सबसे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है इंटरव्यू के अंदर, इसको आप ध्यान रखना कि अजमेर का इतिहास बताओ, तो है ना, तब आप यूं बताओगे कि 1616 के अंदर सर टॉमस रो नामक एक व्यक्ति जहांगीर से अजमेर के अंदर मुलाकात करता है, और जहांगीर ने उसको व्यापारिक रियायतें प्रदान की। उससे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि शुद्ध रूप से एक व्यापारिक कंपनी थी, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका परिणाम था प्लासी का युद्ध, और प्लासी के बाद में बक्सर का युद्ध, और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 200 सालों तक शासन किया और इस देश को लूटा। तो ये स्टार्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं अजमेर से होती है। अब ये बात में ज्यादा सच्चाई नहीं है, लेकिन अपने को ऐसे बोलना होता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि साहब ये जो है ना, ये जो मीटिंग थी, उसमें जहांगीर ने सर टॉमस रो को व्यापारिक रियायतें प्रदान की। उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, और उसके बाद में इन लोगों ने जो है वो हमारे ऊपर शासन किया 200 सालों तक, और हम लोगों को लूटा। तो ये अजमेर से शुरुआत था कि हॉकिंस असफल होकर गया। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश क्राउन के पास में एक प्रश्न था, अब किसको भेजें? तब सर टॉमस रो ने अपना हाथ खड़ा किया और कहा साहब मुझे भेजो। तब किसी ने कहा यार तुझे ना तो कोई पर्शियन लैंग्वेज आती है, ना तो इंडिया के बारे में कुछ जानता है, तू वहां पे जा करेगा क्या? तो उसने कहा सर आप एक बार भेजो तो सही, मैं सब कुछ कर लूंगा। तो उसके बाद ये जो है ना, ये सर टॉमस रो इंडिया आया। तो सर टॉमस रो इंडिया आते ही जैसे ही इसने जहांगीर से मिलने के लिए कहा कि साहब मुझे मिलना है, तब इसको पता लगा जहांगीर एक्चुअली अजमेर आया हुआ है। तब ये अजमेर ही पहुंचा डायरेक्ट, और वहां पे जैसे इसका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हुआ, तो ये इसके बाद में सीधा उससे मिला, और मिलने के बाद में सर टॉमस रो जो है वो सीधा, इसको कोई पर्शियन लैंग्वेज वगैरह नहीं आती थी, ना ये भारतीय कपड़े पहन के आया था, ये बिल्कुल अंग्रेजों वाले एटीट्यूड में आया था। तो जहांगीर इसको देखते ही फैन हो गया था। जहांगीर ने कहा अन्य क्या गोरो यार, मतलब क्या कपड़े हैं यार, क्या लाइफ स्टाइल। ये आया, बिल्कुल सैल्यूट किया, हालांकि डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखते थे। और उसके बाद में सर टॉमस रो बोलना स्टार्ट हुआ इंग्लिश के अंदर, और वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया। जैसे इसकी बात समाप्त हुई, तब जहांगीर ने कहा वारे वाह गोरा वाह, जीव तो रहे जग में कोटो नहीं पा रहे, भाग्य थारे पग में, कहूं माँ बाप थने थारी यार अंग्रेजी ही कही है। तो लोग हके बक्के हो गए आसपास में, कहा साहब क्या करने, बस कुछ नहीं। और उसके बाद में जैसे ट्रांसलेटर बोलना स्टार्ट हुआ, साहब इसके कहने का तात्पर्य ये, जहांगीर ने चुप रहे, थारे करती तो 1000 गुना बढ़िया। ओ गोरो बोले बस अन्य एक बार बोल, एक बार पाछो बोले, मतलब इसको एक बार बोलो एक बार वापस बोले। तो उसने ट्रांसलेटर ने कहा सर टॉमस रो से कि सर वंस अगेन। तो उसके बाद सर टॉमस रो वापस बोला। तो जहांगीर सुन के यूं उसकी अंग्रेजी सुन के फैन हो गया था। उसने कहा अच्छा ये होती है क्या अंग्रेजी, मतलब क्या बोलता है यार, शानदार। तो हालांकि बाद में ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया और कहा कि साहब इसके कहने का मतलब ये है, ऐसी ऐसी बात है। हालांकि इसके ऑफर भी अच्छे थे। तो वो जहांगीर ने कहा जो भी है, पर यार अंग्रेजी बहुत शानदार है अन्नी, ठीक है डन, जो भी है पक्का है, फाइनल कर लो। तो इस बात पे इसको फाइनल कर दिया गया था। अंग्रेजी तो अपन पता ही है कि भाई अंग्रेजी सुनते ही तो अपन क्या भारतीय फैन हो जाते हैं किसी के भी, अरे यार अन्य मतलब जो है अंग्रेजी आवे मतलब हैंग आवे। चलो, तो इसी कारण से जो है वो जहांगीर ने इसको व्यापारिक रियायतें प्रदान की थी। खैर अभी तक मैंने जो बातें की वो मजाक की थी, वास्तविकता के अंदर सर टॉमस रो अच्छे प्रस्ताव लेकर आया था। वो अच्छे से समझाने में सफल रहा
किससे अंग्रेजों को क्या क्या फायदा, सॉरी ये जो मुगलों को क्या क्या फायदा होगा वगैरह, ये सब कुछ ही। तो जहांगीर ने इसे व्यापारिक रियायतें प्रदान की।